नमस्कार बागवान भाइयों। तो बागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सेब के बगीचों में सॉइल के माध्यम से पौधों को दिए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हिमालय के क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों में भारी बर्फबारी व वर्षा के बाद अधिकतर बागवान भाई जल्दबाजी करते हैं। तो बागवान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ी है उन क्षेत्र के बागवान भाइयों को अभी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने के लिए इंतज़ार करने की आवश्यकता है। बागवानी विशेषज्ञों का भी कहना है कि सेब व नाशपाती व अन्य जितने भी फलदार पेड़ हैं उनके बगीचों में जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर अभी बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार करें। तौलिए की मिट्टी को 2 से 3 इंच की गहराई तक सूखी होने दें, तत्पश्चात ही खाद डालें ताकि सेब के पौधे को अच्छे से खुराक मिल सके। अगर हम तौलिए में कीचड़ पर खाद का उपयोग करते हैं तो उसके सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं। जो पोषक तत्व भी होते हैं वो लीच होकर बह जाते हैं। तो बागवान भाइयों, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। ये फर्टिलाइज़र सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र, दूसरा आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र की। इसमें मुख्यतः गोबर, वर्मी कंपोस्ट या फिर जो हमारे मैन्योर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। ये हमारे प्लांट वह सॉइल को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं और ये फर्टिलाइज़र पौधों को खुराक देने के साथ साथ मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखती है। वह इसमें जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें वृद्धि करते हैं। तो बागवान भाइयों, जब भी आप गोबर का प्रयोग करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। बागवान भाइयों, बड़े पौधों में जो वयस्क पौधे होते हैं उनमें 70 से 80 किलोग्राम गोबर की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं और छोटे पौधों में आप आयु या फसल के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बागवान भाइयों, गोबर में 86% द्रव्य पाया जाता है। जो ये द्रव्य पदार्थ होता है बागवान भाइयों, ये कीटाणुनाशक का कार्य भी करता है। इसमें खनिजों की भी बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना, पोटाश, लोहा इत्यादि। और भी कई तरह के खनिज तत्व विद्यमान रहते हैं। मिट्टी के संपर्क में आने से जो ये गोबर है, जब ये मिट्टी से संपर्क में आता है तो ये तत्व मिट्टी के कणों को आपस में बांधकर संतुलित कर देता है। अगर मिट्टी के तत्व बहुत दूर दूर है तो इनको ये इकट्ठा कर लेता है और आपस में चिपके हुए होते हैं, तो उनको दूर दूर करता है, यानी कि मिट्टी के तत्व आपस में बांधकर संतुलित कर लेता है, जिससे प्रॉपर जो हवा है उसका भी अंदर मिट्टी में विस्तार हो सके। बागवान भाइयों, इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की। जो ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होते हैं बागवान भाइयों, ये भी 3 तरह के होते हैं, जैसे प्राइमरी फर्टिलाइज़र, सेकेंडरी फर्टिलाइज़र, टर्शरी फर्टिलाइज़र। इस वीडियो में हम केवल प्राइमरी फर्टिलाइज़र की ही बात करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। हमारी हमेशा ये ही कोशिश रहती है
बागवान भाइयों की कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक को कवर किया जाए। तो बागवान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं एन। जो ये प्राइमरी फर्टिलाइज़र होते हैं उनको NPK भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एन की, यानी कि नाइट्रोजन की। इसमें ये जो नाइट्रोजन होता है बागवान भाइयों, इसमें जो तत्व विद्यमान रहते हैं, इसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, वह अमोनियम नाइट्रेट में विद्यमान रहते हैं। ये 3 तरह के तत्व हमारे नाइट्रोजन में विद्यमान रहते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग बगीचों में फूल खिलने से पहले कर लें। वह मार्च महीने के दूसरे हफ्ते से शुरू कर मार्च महीने के अंत तक करें। इसी दौरान बागवान भाई कैल्शियम नाइट्रेट अथवा यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की pH लेवल को ध्यान में रखना होता है। यूरिया के साथ साथ यहाँ पर डोलामाइट चूना का भी उपयोग कर सकते हैं। और बागवान भाई इसके साथ साथ फ्लावरिंग के बाद भी नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि बागवान भाई प्रति पौधा आधा किलो नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर समय की बात करते हैं बागवान भाइयों, कब इसका प्रयोग किया जाए। तो अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते से लेकर अप्रैल महीने के अंत तक इसका प्रयोग हम अपने तौलिए में कर सकते हैं। ध्यान रहे बागवान भाइयों, प्रयोग करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसका जब प्रयोग करते हैं तो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है और एलिवेशन कितनी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है बागवान भाइयों, तो इसका जो प्रयोग करने का समय है तो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमी और मॉइस्चर तौलियों में विद्यमान हो, तत्पश्चात ही इसका प्रयोग करें। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस पौधों की जड़ों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें अमोनियम हाइड्रोजन भी होता है और इसमें अमोनियम फॉस्फेट भी विद्यमान रहता है। इसका प्रयोग भी तुड़ान के तुरंत पश्चात वह फ्लावरिंग से पहले किया जाता है। जब फ्लावरिंग होती है उससे 15-20 दिन पहले किया जाता है और तुड़ान के तुरंत पश्चात जब तक हमारे प्लांट्स में पत्ते रहते हैं, पत्ते झड़ने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी हमने विशेष बात ध्यान में रखनी है बागवान भाइयों, मिट्टी की pH लेवल की जांच करें, तत्पश्चात ही इसका प्रयोग हम अपने बागों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोटाशियम की। बागवान भाइयों, पोटाशियम फ्लावरिंग में सहायता प्रदान करता है। जब हमारे प्लांट्स फ्लावरिंग कर रहे होते हैं उसमें ये पोटाशियम अहम भूमिका निभाता है और पत्तियों की जल्दी झड़ने की समस्या का भी ये समाधान करता है। इसमें जो आवश्यक तत्व है या विद्यमान तत्व है उनमें पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, वह पोटाशियम सल्फेट इत्यादि है। ये सारे तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। तो बागवान भाइयों, बात करते हैं इसका प्रयोग करने की। इसका प्रयोग बगीचे में कलियां खिलने से लगभग 1 हफ्ता पहले इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर बागवान भाई सुपर फॉस्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो सुपर फॉस्फेट का प्रयोग दिसंबर महीने के अंत तक कर लें, क्योंकि बागवान भाइयों ये सुपर फॉस्फेट उतना जल्दी लीच नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ पर यूरिया की, तो बागवान भाइयों जो यूरिया होती है इसका प्रयोग भी बागवान भाई फ्लावरिंग होने से पहले 1 हफ्ता पहले यूरिया का प्रयोग कर ले और
फ्लावरिंग के 20 दिन के बाद जब सेटिंग हो जाती है उसके 20 दिन पश्चात यूरिया का प्रयोग फिर से कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, तौलिए में मिश्रित खादों का प्रयोग कम ही करें। अगर दिसंबर में आप लोग मिश्रित खादों का प्रयोग करते हैं या जनवरी में करते हैं तो ये ज़्यादा फलदायी नहीं होती है। इसमें 12-32-16 जैसी खादें जो होती हैं ये ज़्यादा फलदायी नहीं साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि दिसंबर में 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तो इसमें सिर्फ सुपर फॉस्फेट को ही पौधा लेता है और जो 2 खादें हमारी पोटाश और कैन है वो बर्बाद हो जाती है। वो किसी कारणवश या तो वाष्पीकृत हो जाती है या फिर लीच होने की संभावना रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि पोटाश 30 से 35 दिन तक पौधे में पहुंचती है और जो कैन है वह पौधे तक पहुंचने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लेती है। दिसंबर में डोरमेंसी पीरियड होता है बागवान भाइयों, इसलिए ये इन सारी खादों को एक साथ नहीं लेता है, ये केवल सुपर फॉस्फेट को ही यहाँ पर लेता है। तो बागवान भाइयों, ये तो थी हमारी कुछ अहम जानकारियाँ फर्टिलाइज़र से संबंधित, इसके प्रयोग से संबंधित। अब इसका प्रयोग अपने बागों में किया जाए। तो बागवान भाइयों, अंत में हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई और नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।